हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हमें ब्रेक इवन पॉइंट करें ना। तो आप सभी को पता है जब हमने नेट प्रॉफिट रेशो निकाली और बहुत सारे टॉपिक किए, तो हमें हर एक चीज़ को कैश में भी देखना चाहते हैं। नेट जैसे कैश में नेट प्रॉफिट तो आ गया, हम साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि क्या नेट प्रॉफिट कैश के बराबर है। यदि कैश के बराबर है तो हम उसमें वो नॉन कैश आइटम की क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही हम इस टेक्निक में भी करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस में भी करेंगे। हम ब्रेक इवन एनालिसिस में ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की सेल का वो लेवल जिसके नीचे कंपनी का सेल का वो लेवल जिसके नीचे यदि कंपनी सेल करती है, उस पॉइंट के नीचे करती है, तो कंपनी की लिक्विडिटी पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कंपनी ये चाहती है कि वो पॉइंट हमें पता लगाना है, वो सेल का वो पॉइंट पता लगाना है जिस पर कंपनी की लिक्विडिटी का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ना तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़े। मतलब कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है ना, उसका ना तो पॉजिटिव इफेक्ट है ना ही नेगेटिव इफेक्ट है। यदि कंपनी इस कैश ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे सेल करती है तो कंपनी की लिक्विडिटी पर बहुत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। और इससे ऊपर करती है तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी ही अच्छे ढंग से बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कैश ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना हम किसी चीज़ को ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे ना, उतनी हमारी क्लियरिटी होगी, है ना। हम ये समझ लो कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर न्यू इंडस्ट्री टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट इन द इनिशियल ईयर। जैसे कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, है ना। हम सोचते हैं कि हमारी सेल हो जाए, तो एकदम से सेल बढ़ती नहीं है, हाँ, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना भी मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, है ना। जिसमें कंपनी जिसको उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। शुरू में होता है ना कि अभी शुरू के सालों में जो भी काम करते हैं ना, वो भी एक टाइप से कॉस्ट ही लगती है, ठीक है। तो उस वजह से इनिशियल ईयर में थोड़ा सा ये आता है। तो इस कारण कैश ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट आया, ठीक है। ये भी रीजन है एक। The cash break-even point may be defined as the point of sale volume at which total revenue में आपको पता है ना कि सेल इज इक्वल टू टोटल कैश कोस्ट। मतलब कि टोटल रेवेन्यू हम अभी तक क्या बोल रहे थे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हमें कॉस्ट से वो मतलब नहीं था कि कैश में है कि नॉन कैश में। अब हम कैश ब्रेक इवन पॉइंट में क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कैश कोस्ट। जो हमारे हाथों में कैश जाना है ना, उसके बराबर होनी चाहिए टोटल रेवेन्यू। उसको पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैश ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और कैश कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है पहले क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। पर यदि हम कैश में लें, है ना, जैसे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है। और जरूरी नहीं वेरिएबल कॉस्ट सारी कैश के रूप में हो, है ना। वेरिएबल कॉस्ट जरूरी नहीं है सारी कैश में। वेरिएबल कॉस्ट में ऐसी आइटम्स भी होंगी जो नॉन कैश आइटम्स होगी, है ना। तो उसका मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में आप वो नॉन कैश आइटम को क्या कर दो, माइनस कर दो। यदि वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, जब वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कैश कंट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंपल कंट्रीब्यूशन के कंपेयर में, यदि उस बिजनेस में नॉन कैश आइटम है, ठीक समझ रहे ना। यदि हम, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में दोनों ही आइटम हैं, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, नॉन कैश आइटम भी है और कैश आइटम भी है। यदि हम एक आइटम को हटा दें, कोई भी हटा दें, तो अमाउंट कम हो जाएगा ना। यदि हम नॉन कैश आइटम को हटा दें, है ना, तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कम होने से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि कैश कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम जो नॉर्मली वैसे देखी जाए तो कैश कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने नॉन कैश आइटम को क्या कर दिया, कॉस्ट को क्या कर दिया है, वहाँ पर लिया ही नहीं है, ठीक है। नॉन कैश कॉस्ट को लिया ही नहीं है, तो अपनी नेचुरली ये कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर वेरिएबल पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि समझो कोई ऐसा है हमारी डेप्रिसिएशन ना जो वेरिएबल नेचर की है। ऐसे तो हम डेप्रिसिएशन कहाँ लेते हैं, फिक्स एसेट्स में लेते हैं, माइनस पर हम ऐसी डेप्रिसिएशन जो वेरिएबल नेचर की है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर दो, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में, कैश वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको एक टाइप से हम कैश फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ठीक है। दिस पॉइंट एनेबल द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ द एक्टिविटी बिलो विच द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। मैंने आपको बोल देना, यदि ये एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, हम ऐसी सेल जानना चाहते हैं, यदि इस सेल के नीचे हमने सेल की तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कंपनी ये जानना चाहती है कि हम मिनिमम कितनी सेल करें कि जिससे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को इफेक्ट ना पड़े। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैश ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, इन यूनिट्स में निकालते हैं हम, कैश फिक्स कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नीचे आपको पता है फिक्स कॉस्ट में यदि डेप्रिसिएशन माइनस की गई उसको ऐड कर लो, डिवाइड कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैंने यह बोला कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ,
कि फिक्स कॉस्ट में यदि डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है उसको ऐड कर दो, ठीक है, तो कैश फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और यदि हमने कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कैश कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन में यदि वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या ना ले, हम नॉन कैश को वेरिएबल कॉस्ट ना लो, तो क्या आ जाएगा, कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, किसका, कैश ब्रेक इवन पॉइंट का, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें दिया है 40 रुपये, है ना, बस में मेरे माइंड में वही स्टेटमेंट चली होती है 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 10, है ना, एक यूनिट का। पीवी रेशो निकालो, हम पहले से दिया 10 गुना 100 मल्टीपल डिवाइडेड बाई 40, पीवी रेशो आ जाएगी 4 दूनी 8, है ना, कितनी आ गई 25% आ गई, 25% पीवी। अब मुझे नहीं पता आगे पूछा है कि नहीं, माइंड में यहाँ तक 2 स्टेटमेंट से हमें पता चल गया पीवी रेशो 25% है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन अबव पर यूनिट, कहते हैं डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड है, वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वेरिएबल कॉस्ट में 2 टाइप की आइटम में ऐड है, कैश आइटम और नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम कौन सी है, डेप्रिसिएशन। यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, है ना, तो इसका मतलब ये सिर्फ इसमें कौन सी आइटम रह जाएगी, कैश आइटम रह जाएगी। तो कैश वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 25 रुपये, 5 रुपये ना, माइनस कर दो 25 रुपये क्या होगी कैश वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 40 माइनस 25, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो 15 रुपये आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 1 लाख है, और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट, यदि डेप्रिसिएशन इंक्लूड कितनी है 25,000 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको यदि कैश में कन्वर्ट करना हो, फिक्स कॉस्ट को कैश में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस है जो कि नॉन कैश आइटम है, हम इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि इसमें पहले क्या है, इसमें क्या है, इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो क्योंकि हमने कैश इंक्लूडेड मतलब इसके बीच में है माइनस नहीं की हुई है, इसलिए इसको एन माइनस कर दें। कैश फिक्स एसेट्स कितनी हुई, है ना, 75,000 हुई। और कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, जैसे मैंने बोला कि 40 है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30 में से 5 रुपये माइनस कर दो, 25 रुपये हमारा क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 15 रुपये पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो चीज़ ही चेंज होगी, कहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आना था, है ना, ये कितना आना था 40 माइनस 30 आना था, कहाँ हमारा आ रहा है 40 माइनस 25 आ रहा है, तो 15 रुपये कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो कहाँ 10 आना था, कहाँ कितना आ गया 15 रुपये आ गया। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, आ गया। तो हमारे पास कितने यूनिट आ गए, 5000 यूनिट आ गए, यूनिट वाइज में निकाल दिया। और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1 यूनिट का 40 रुपये है, तो 5000 गुना 40 कर दो, तो हमारे पास कैश ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपया आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल वैल्यू। थोड़ा सा मैं आपसे एक बारी रिवीजन करना चाहूँगी कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि यदि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है कि नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि इस स्टेटमेंट के बेस पर हम कहेंगे कि इसको इसमें से माइनस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में भी इसने बोला इंक्लूड है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में हम नॉन कैश आइटम नहीं लेंगे, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। थैंक यू।